नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम अगस्त 2023 की करंट अफेयर को पढ़ेंगे। इस महीने की जितनी भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बनती है उसको हम प्रश्नों के माध्यम से पढ़ेंगे और हर प्रश्न को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि ये पहला प्रश्न है, ये इसकी व्याख्या है। ये दूसरा प्रश्न है, ये इसकी व्याख्या है। तो हम हर प्रश्न को डिटेल में पढ़ेंगे, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार होने वाली है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मिशन चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, LVM-3M4 से। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। चंद्रयान 3 ने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास रच दिया है। भारत चांद के साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। इसके साथ ही भारत अमेरिका, चीन और रूस के बाद चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन गया है। चंद्रयान 3 चांद पर खोजबीन के लिए इसरो द्वारा तैयार किया गया तीसरा मिशन है। इसमें चंद्रयान 2 के समान एक लैंडर और एक रोवर है, लेकिन ऑर्बिटर नहीं है। लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान है। चंद्रयान 3 मिशन को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त 2023 को चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है। इस मिशन को LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था। मिशन चंद्रयान 1 था जो इसे वर्ष 2008 में PSLV C11 द्वारा लॉन्च किया गया था। वहीं चंद्रयान 2 को वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था GSLV M3M1 के द्वारा। इसरो की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं S सोमनाथ। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया था चंद्रयान 3 को। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स समूह में कितने नए देशों को शामिल किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 6 देशों को। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। हाल ही में ब्रिक्स समूह में 6 नए देशों को शामिल किया गया। इस साल ब्रिक्स के 15वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद नए सदस्य देशों के नामों की घोषणा की और इन 6 देशों में शामिल हैं अर्जेंटीना, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, इथियोपिया और मिस्र। इन 6 देशों की सदस्यता 1 जनवरी 2024 से प्रभावी होगी। इस शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स विस्तार एक प्रमुख फोकस क्षेत्र रहा। इस बार 20 से अधिक सदस्य देश इसकी पूर्ण सदस्यता के लिए आवेदन कर चुके थे। ब्रिक्स में अब कुल 11 सदस्य हो गए हैं। पहले 5 थे, 6 नए जुड़ गए हैं तो 11 हो गए हैं और इसे अब ब्रिक्स प्लस कहा जा रहा है। ब्रिक्स में पहले 5 सदस्य कौन कौन से थे? ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। पहला ब्रिक्स सम्मेलन वर्ष 2009 में रूस में आयोजित किया गया था। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में शामिल किया गया और इसे कहा गया ब्रिक्स। यह दुनिया के 5 सबसे बड़े विकासशील देशों को एक साथ लाता है। इसके सदस्य देश वैश्विक आबादी का 41%, वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 24% और वैश्विक व्यापार के 16% भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन सी, 6 नए देशों को शामिल किया गया है ब्रिक्स में। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को मिला है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रॉकेट्री द नावी को। आइए देख लेते हैं इसकी डिटेल। हाल ही में 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इन पुरस्कारों की घोषणा नई दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में की गई है। सुजीत सरकार द्वारा निर्देशित सरदार उधम सिंह ने हिंदी में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है। वहीं सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार आर माधवन रॉकेट्री द नावी इफेक्ट को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए आलिया भट्ट और मिमी फिल्म के लिए कृति सेनन को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार पुष्पा फिल्म के लिए अल्लू अर्जुन को दिया गया है। यह सम्मान पाने वाले वह पहले तेलुगु अभिनेता है। कौन? अल्लू अर्जुन। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार मिमी फिल्म के लिए पंकज त्रिपाठी को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार द कश्मीर फाइल्स के लिए पल्लवी जोशी को दिया गया है। आपको ये भी बता दें, द कश्मीर फाइल्स ने राष्ट्रीय अखंडता पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार भी जीता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में की गई थी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी, रॉकेट्री द नावी को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, डॉक्टर आर रविकन्नन को। हाल ही में वर्ष 2023 के रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेताओं की घोषणा की गई। इस वर्ष यह प्रतिष्ठित पुरस्कार 4 लोगों को दिया गया है, जिनमें भारत के ऑन्कोलॉजिस्ट आर रविकन्नन भी शामिल हैं। डॉक्टर कन्नन के अलावा अन्य विजेताओं में शामिल हैं कोरवी रक्षन, बांग्लादेश के रहने वाले हैं, यूजेनियो लेमोस, तिमोर लेस्ते के रहने वाले हैं, और मीरियम कोरोनेल फेरर, फिलीपींस के रहने वाले हैं। डॉक्टर कन्नन असम के सिलचर स्थित कछार कैंसर हॉस्पिटल और अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं। उन्हें जन केंद्रित और गरीब समर्थक स्वास्थ्य देखभाल के माध्यम से असम में कैंसर उपचार में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। डॉक्टर कन्नन चेन्नई के रहने वाले हैं और उन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। यह पुरस्कार रेमन मैग्सेसे के जन्म दिवस 31 अगस्त को फिलीपींस के मनीला में दिया जाता है। इसका नाम फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे के नाम पर रखा गया है। इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1958 में की गई थी और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी, डॉक्टर आर रविकन्नन वो भारतीय हैं जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में किसे भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जया वर्मा सिन्हा को। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। हाल ही में भारत सरकार ने जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। 118 साल पुराने इतिहास में रेलवे बोर्ड का नेतृत्व करने वाली यह पहली महिला है। इनका कार्यकाल होगा 1 सितंबर 2023 से लेकर 31 अगस्त 2024 तक। उन्होंने अनिल कुमार लाहौटी का स्थान लिया है। रेलवे बोर्ड की बात करें तो भारतीय रेलवे बोर्ड वर्ष 1905 में अस्तित्व में आया था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और यह भारतीय रेलवे का सर्वोच्च निकाय है। भारतीय रेलवे की शुरुआत वर्ष 1853 में की गई थी, जब मुंबई से थाने तक 34 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए एक लाइन का निर्माण किया गया था। यह माल ढुलाई और यात्रियों की आवाजाही की सुविधा प्रदान करता है। भारतीय रेलवे के 4 स्थलों को यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर में शामिल किया गया है, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, इसको वर्ष 1999 में विश्व विरासत धरोहर के रूप में शामिल किया गया था। दूसरा, नीलगिरी माउंटेन रेलवे 2005 में। तीसरा, कालका रेलवे, कालका शिमला रेलवे 2008 में। और चौथा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जो कि मुंबई में स्थित है। इसे 2004 में यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। इसका नेटवर्क दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, जया वर्मा सिन्हा को बनाया गया है भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट से पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को लॉन्च किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, PSLV C57। आइए इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने अपना पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 को लॉन्च कर दिया है। इसे PSLV C57 रॉकेट से लॉन्च किया गया है। इसे 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया। इसमें 7 पेलोड हैं, जिनमें से 4 पेलोड सूर्य की निगरानी करेंगे और शेष 3 पेलोड L1 यानी कि लैग्रेंज पॉइंट 1 पर कणों का अध्ययन करेंगे। L1 का पूरा नाम क्या है? लैग्रेंज पॉइंट 1। इसका नाम इतालवी फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफ लुई लैग्रेंज के नाम पर रखा गया है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में L1 कहा जाता है। ऐसे 5 पॉइंट पृथ्वी और सूर्य के बीच में स्थित है, जहां सूर्य और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बैलेंस हो जाता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाती है। जो पहला लैग्रेंज पॉइंट है, जिसको L1 कहा जाता है, ये सूर्य और धरती के बीच 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहीं पर आदित्य L1 को स्थापित किया जाएगा। इसरो की बात करें तो इसका पूरा नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 में की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, PSLV C57 से पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर पुरुष हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पाकिस्तान। हाल ही में भारत ने पाकिस्तान को हराकर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब अपने नाम किया है। भारत ने चौथी बार इस कप पर कब्जा जमाया है।
भारत की तरफ से मोहम्मद रोहिल ने 2 गोल, जुगराज सिंह और मनिंदर सिंह ने एक एक गोल किया है। वहीं गुरजोत कौर और मनिंदर सिंह ने पेनल्टी शूटआउट में एक एक गोल किए थे। इस जीत के साथ भारत ने पुरुष हॉकी एशिया कप 2024 में अपनी जगह पक्की कर ली है, जिसका आयोजन ओमान में किया जाएगा। हॉकी एशिया कप जीतने वाली टीम अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा आयोजित किए जाने वाले हॉकी विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लेती है और भारत ने कर लिया है। दक्षिण कोरिया अब तक सबसे ज़्यादा बार एशिया कप जीत चुका है, 5 बार जीता है दक्षिण कोरिया ने यह कप। भारत इस जीत को मिलाकर कुल 4 बार और पाकिस्तान 3 बार यह कप जीत चुका है। पहली बार हॉकी एशिया कप का आयोजन वर्ष 1982 में किया गया था और अब की बार इसका 12वां संस्करण आयोजित किया गया है। पुरुष हॉकी एशिया कप एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा आयोजित पुरुषों का अंतर्राष्ट्रीय फील्ड हॉकी टूर्नामेंट है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, पाकिस्तान को हराकर भारत ने जीत लिया है पुरुष हॉकी एशिया कप 2023। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, जिसे भारत का 54वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजस्थान में। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA ने राजस्थान में धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व की स्थापना को मंजूरी दे दी है। यह मुकंदरा हिल्स, रामगढ़ विस्तारी, रणथंभौर और सरिस्का के बाद राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व होगा। अब भारत में कुल 54 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। 54वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, जो कि राजस्थान में स्थित है। बाघ अभयारण्य अर्थात टाइगर रिजर्व एक राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभयारण्य भी हो सकता है, जैसे कि सरिस्का टाइगर रिजर्व है जो ये राष्ट्रीय उद्यान भी है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, यह भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। वहीं औरंग टाइगर रिजर्व है जो कि असम में स्थित है, यह भारत का सबसे छोटा टाइगर रिजर्व है। मध्य प्रदेश सर्वाधिक बाघ आबादी वाला राज्य है। विश्व के 75% बाघ भारत में पाए जाते हैं। वर्ष 2022 तक देश में बाघों की संख्या बढ़कर 3167 हो गई है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है। इसकी स्थापना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत की गई थी। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन डी, राजस्थान में है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, जिसको भारत का 54वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंककर विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में स्वर्ण पदक जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 88.17 मीटर। ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने हाल ही में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा पहले भारतीय बन गए हैं। नीरज चोपड़ा ने फाइनल में 88.17 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 3 भारतीय शीर्ष 8 में रहे हैं। नीरज चोपड़ा के अलावा किशोर जेना 84.47 मीटर भाला फेंककर 5वें और DP मन्नू 84.14 मीटर भाला फेंककर 6ठे स्थान पर रही हैं। इस चैंपियनशिप में भारत की पारुल चौधरी 9 मिनट और 15.32 सेकंड के राष्ट्रीय रिकॉर्ड के साथ 12वें स्थान पर रही हैं। इस प्रतियोगिता में पुरुषों की 4x400 मीटर रिले दौड़ में भारत 5वें स्थान पर रहा है। नीरज चोपड़ा विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं। अभिनव बिंद्रा के बाद व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत के लिए सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीतने वाले नीरज चोपड़ा दूसरे भारतीय हैं। नीरज चोपड़ा का संबंध पानीपत हरियाणा से है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, 88.17 मीटर भाला फेंककर नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 20 जुलाई से 20 अगस्त 2023 तक ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित महिला फीफा विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्पेन ने। 20 जुलाई से 20 अगस्त 2023 तक महिला फीफा विश्व कप ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजित किया गया। अब की बार स्पेन ने इंग्लैंड को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। स्पेन ने पहली बार महिला फीफा विश्व कप जीता है। नॉर्वे और जापान ने एक एक बार इस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया है। संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी ये एकमात्र ऐसे देश हैं जिन्होंने एक से अधिक बार महिला फीफा विश्व कप अपने नाम किया है।
वर्ष 1991 में महिला फीफा विश्व कप का पहला संस्करण चीन में आयोजित किया गया था, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका ने नॉर्वे को हराकर जीत लिया था। और साल 2019 में फ्रांस में आयोजित महिला फीफा विश्व कप को संयुक्त राज्य अमेरिका ने नीदरलैंड को हराकर जीत लिया था। स्पेन जर्मनी के बाद पुरुष और महिला दोनों विश्व कप जीतने वाला दूसरा देश बन गया है। फीफा की बात करें तो इसकी स्थापना वर्ष 1904 में की गई थी और इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन ए, स्पेन ने जीता है महिला फीफा विश्व कप 2023 इंग्लैंड को हराकर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता में किस युद्धपोत को लॉन्च किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, INS विंध्यगिरी। आइए देख लेते हैं इसकी व्याख्या। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता के किरडोरपुर में हुगली नदी के तट पर INS विंध्यगिरी को लॉन्च किया है। इस नई युद्धपोत को गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने लॉन्च किया है। इसका नाम कर्नाटक के पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। यह नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 17 अल्फा के तहत बनाए गए 7 जहाज़ों में से छठा जहाज़ है। इस परियोजना के पहले 5 जहाज़ वर्ष 2019 से 2022 के बीच लॉन्च किए जा चुके हैं। यह भारतीय नौसेना के लिए गार्डन रिच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा बनाए जा रहे 3 जहाज़ों में से आखिरी जहाज़ था। यह युद्धपोत प्रोजेक्ट 17 क्लास शिवालिक फ्रिगेट्स के फॉलो ऑन हैं। इसमें बेहतर स्टेल्थ फीचर्स, उन्नत हथियार एवं सेंसर तथा प्लेटफॉर्म प्रबंधन सिस्टम है। P-17A जहाज़ निर्देशित मिसाइल फ्रिगेट है। यह वायु सतह और उपसतह तीनों आयामों में खतरों को बेअसर करने में सक्षम है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी, INS विंध्यगिरी को लॉन्च किया गया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कोलकाता से इसे लॉन्च किया गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 10 सितंबर 2023 को शुरू की जाने वाली PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना का संबंध किनसे है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, कारीगरों व शिल्पकारों से। आइए देख लेते हैं इसकी डिटेल। 17वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण के दौरान PM विश्वकर्मा कौशल योजना शुरू करने की घोषणा की। इस योजना को 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर लॉन्च किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य है कारीगरों व छोटे व्यवसायों से जुड़े लोगों की मदद करना तथा पारंपरिक कारीगरों व शिल्पकारों की समृद्ध परंपराओं को बनाए रखते हुए उनका विकास करना है। इस योजना का नाम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना या फिर PM विश्वकर्मा योजना है। इसका प्रारंभिक परिव्यय है 13,000 से लेकर 15,000 करोड़ रुपए। इससे पारंपरिक शिल्प कौशल में कुशल व्यक्तियों, विशेषकर OBC समुदाय को लाभ होगा। यह योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े समुदाय, महिलाओं व समाज के अन्य कमज़ोर वर्गों को सशक्त बनाएगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस योजना की शुरुआत में कारीगरों और शिल्पकारों के लिए PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के पैकेज की घोषणा की थी। 17वें स्वतंत्रता दिवस की थीम भी आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। इसकी थीम है राष्ट्र प्रथम हमेशा प्रथम, यानी कि नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ये इसकी थीम है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, कारीगरों व शिल्पकारों के लिए शुरू की जा रही है PM विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 अगस्त 2023 को किस देश ने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए लूना 25 मिशन लॉन्च किया है? बेसिकली ये मिशन फेल भी हो चुका है और ये मिशन रूस ने लॉन्च किया था। आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ लेते हैं। रूस का लूना 25 मिशन को 10 अगस्त 2023 को सोयूज़ रॉकेट से लॉन्च किया गया। इसका लक्ष्य है भारत के चंद्रयान 3 से कुछ दिन पहले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के करीब सॉफ्ट लैंडिंग करना है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकोसमोस ने घोषणा की है कि लूना 25 की लैंडिंग से चंद्रयान 3 पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों के लैंडिंग अक्षेत्र अलग अलग हैं। लूना 25 47 वर्षों के बाद रूस की चंद्र अन्वेषण में वापसी का प्रतीक है। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन और चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का दूसरा प्रयास है। लूना 25 को 1 साल के मिशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। वहीं चंद्रयान 3 को एक चंद्र दिवस के लिए बनाया गया है। एक चंद्र दिवस पृथ्वी का लगभग 14 दिनों के बराबर होता है। इतिहास में केवल 3 देश ही ऐसे हैं जिन्होंने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की है, संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ और चीन। और चौथा देश बन गया है हमारा प्यारा भारत। भारत और रूस इन दोनों के स्पेस को लेकर अच्छे रिलेशन रहे हैं। भारत के पहले उपग्रह आर्यभट्ट को वर्ष 1975 में सोवियत संघ द्वारा ही लॉन्च किया गया था।
भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन जिसका नाम है गगनयान का हिस्सा बनने के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों को रूसी अनुसंधान केंद्रों में प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब हुआ ऑप्शन बी। रूस का मिशन था लूना 25 जो कि चंद्रमा पर लैंडिंग के लिए भेजा गया था, लेकिन ये क्रैश हो गया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या है। इस प्रश्न को हम पहले भी पढ़ चुके हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए राष्ट्र प्रथम हमेशा प्रथम। इस वर्ष भारत ने 15 अगस्त को अपना 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। इस वर्ष के उत्सव का विषय है राष्ट्र प्रथम हमेशा प्रथम, यानी कि नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। इस थीम को आज़ादी का अमृत महोत्सव के अभिन्न अंग के रूप में मनाया जाएगा। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त 1947 को दिल्ली में लाल किले के लाहौरी गेट से तिरंगा फहराया था। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए राष्ट्र प्रथम हमेशा प्रथम 77वें स्वतंत्रता दिवस की थीम है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 11 से 18 अगस्त तक आयोजित मालाबार 2023 युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना के किन युद्धपोतों ने भाग लिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ए और बी दोनों, यानी कि INS सह्याद्री और INS कोलकाता, इन दोनों ने मालाबार 2023 में पार्टिसिपेट किया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है 28 जुलाई से 8 अगस्त 2023 तक चीन में आयोजित 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 11। 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चीन के जेंगडू में 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया। इन खेलों में भारत ने 11 स्वर्ण, 5 रजत और 10 कांस्य के साथ कुल 26 पदक जीते और भारत पदक तालिका में 7वें स्थान पर रहा। ये पदक खेलो इंडिया योजना और टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के एथलीटों द्वारा जीते गए हैं। चीन 103 स्वर्ण, 40 रजत और 35 कांस्य सहित कुल 178 पदक जीतकर पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हैं इनको यूनिवर्सियाड के नाम से भी जाना जाता है और यूनिवर्सियाड का आयोजन प्रति 2 वर्ष में किया जाता है। यह विशेष रूप से विश्वविद्यालय के एथलीटों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय बहुखेल कार्यक्रम है। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल महासंघ यानी कि फीसू द्वारा किया जाता है। अगला शीतकालीन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स वर्ष 2025 में जर्मनी के राइन रूहर में आयोजित किया जाएगा। खेलो इंडिया गेम्स की बात करें तो इनकी शुरुआत वर्ष 2017 में की गई थी। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में भारत ने 11 गोल्ड जीते हैं। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी यानी कि 29 जुलाई को। हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना वर्ष 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग रूस में आयोजित टाइगर समिट में जंगली बाघों की संख्या में गिरावट के बारे में जागरूकता बढ़ाने हेतु की गई थी। जो बाघ है ये बिल्ली की सबसे बड़ी प्रजाति है और पैंथेरा जीनस का सदस्य है। दोस्तों ये प्रश्न आप लोगों के लिए है। प्लीज़ इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्रश्न पूछा गया आपसे हाल ही में किसे भारतीय रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन है इसके कमला देवी, जय वर्मा सिन्हा, माधवीपुरी भुज या फिर जयश्री। तो प्लीज़ आप इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो कैसी लगी है ये भी बताना। अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी सब्सक्राइब करें।